सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके में तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार वितंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे, इज दिस वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। चलिए, सभी को ऑडिबल विजिबल है ना। शुरू करें सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और इसकी एक क्लास हमने देखी जिसमें कि हमने एक क्लास में स्टोरी बेस्ड वाले कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आराम से डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट क्लास की कॉम्प्रिहेंशन की तो बहुत डिटेलिंग के साथ उसको हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम इसकी सेकंड क्लास देख रहे हैं और इसमें हम इसके आगे की बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे आपका स्टोरी बेस्ड हुआ था और अब हम बात करेंगे इसमें आपके डेटा फाइनेंस से सब इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारी और शानदार लाइन के साथ अपनी इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही शानदार लाइन कि तुम बस मेहनत के बादल बनाओ, कामयाबी की बारिश होनी तय है। बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ मेहनत के बादल बनाइए, यानी कि मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपको अपने आप ही मिलेगी। ठीक है, जैसे बादल बनते हैं तो बारिश होती है, उसी तरीके से मेहनत के बादल बनाते रहिए, कामयाबी की बारिश अपने आप होगी। एक के बाद एक एग्जाम्स आपको खुद लगेंगे, यार लगातार एग्जाम निकलते जा रहे हैं। फिर चलो, तो एक बढ़िया से पिक्चर विद डीप मीनिंग, हु यू सराउंडेड योरसेल्फ विद मैटर्स, यानी कि जो है आप किसके साथ रहते हो, किसमें सराउंडेड रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। राइट, अगर आप सही लोगों के भी साथ रहते हैं तो आप भी सही रहते हैं, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ गलत संगत में रहते हैं तो आप पे भी उसका असर पड़ ही जाता है ना। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने बात करी थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्टोरी बेस्ड वाला जो पार्ट था वो। आज हम बात करेंगे डेटा बेस्ड, डेटा फाइनेंस सब जो होता है वो। देखो मैं आपको दिखाता हूं करके यहाँ पे, जैसे आपके सामने जो है ना एक कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट मैंने दिया है, तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले तो इसको रीड करते हैं। रीड करके जो है इसका थीम पकड़ेंगे। पहले क्या करना है, 2 से 3 लाइन पढ़नी है, 1 2 3 4, इसके थीम को पढ़ना है, पकड़ना है, समझना है। दूसरी बात, अगर बीच में कहीं कोई डेटा वगैरह लिखा मिले तो उसको हमें हैंड टू हैंड नोट कर लेना होता है और फिर सीधा चलेंगे इसके क्वेश्चन पे। तो पहले तो इसका थीम देखते हैं है क्या। ऑस्ट्रेलिया विच इज ग्लोबली द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जीडीपी, फाइनेंस, इकोनॉमी, मतलब कोई इनकम, एक्सपेंडिचर, ये शब्द दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जीडीपी फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विच इज ग्लोबली द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। ऑस्ट्रेलिया जो कि कॉटन का 5वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर आप समझ गए, एक्सपोर्ट करने वाला मतलब बेचने वाला, इंपोर्ट मतलब खरीदने वाला, एक्सपोर्ट मतलब बेचने वाला। ठीक है, तो जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसका? कॉटन का है। इज लुकिंग एट इंडिया टू इमर्ज एज अ कंसिस्टेंट एंड मेजर बायर फॉर इट्स कमोडिटी। तो अब जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है, अपने आप को जो है वो मतलब एक तरीके से इंडिया को जो है वो अपना सबसे बड़ा बायर के रूप में बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि इंडिया जो है कॉटन किससे खरीदे, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से खरीदे और कहीं से ना खरीदे। ठीक है, कंस्टेंट मेजर बायर ऑफ इट्स कमोडिटी एंड 8 मेंबर डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग। देखो डेलीगेशन एक शब्द आया। अगर आप रेगुलरली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा डेलीगेशन अभी 2 दिन पहले भी पढ़ाया था मेरा। इसका मतलब होता है कि किसी देश का के कुछ लोग, मतलब जो ऑफिशियल टॉप रैंक के लोग होते हैं, वो किसी दूसरे देश जाकर के बातचीत करते हैं, उसको डेलीगेशन कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, डेलीगेशन की वो आकर के बातचीत कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे है कि एंड 8 मेंबर डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग द ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन हेल्ड मीटिंग इन लुधियाना, मुंबई एंड कोयम्बटूर बिटवीन फरवरी 27 एंड मार्च 3। यानी कि वहां से जो है डेलीगेशन आई, और डेलीगेशन मतलब उनके लोगों की टीम आई। ठीक है, डेलीगेशन की टीम आई और वो आकर के लुधियाना, मुंबई और कोयम्बटूर में उन्होंने मुलाकात करी 27 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक के बीच में। ठीक है, क्या पूछना है बेटा? एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल टेडी, हाँ, हिंदू में सही निकाल करके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा आपके। ठीक है गुड्डी, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन फरवरी 27 एंड मार्च 3 वी केम टू प्रमोट एंड एनहांस यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉटन। देखो, वी केम टू प्रमोट एंड एनहांस यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉटन, यानी कि वो आकर के ये बात अपनी तरफ से रखते हैं कि भाई यहाँ पे हम आए हैं किस बात के लिए। तो यहाँ पे इमेज का मतलब कहाँ लिखा बेटा? इमर्ज, अच्छा ये रहा, एंड 8 मेंबर डेलीगेशन रिप्रेजेंटिंग द, अच्छा ये लिखा है लुकिंग एट इंडिया टू इमर्ज एज अ कंसिस्टेंट एंड मेजर बायर। इमर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज में इंगेज हो जाना, इमर्ज हो जाना, यानी कि इंगेज हो जाना, यानी कि जो है वो ये चाहता है ऑस्ट्रेलिया कि इंडिया जो है वो इंगेज हो जाए अपने आप को कंसिस्टेंट बायर बनाने में, हमारा कंसिस्टेंट ग्राहक बनाने में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि इंडिया जो है वो परमानेंटली कस्टमर बन जाए उसके कॉटन इंडस्ट्री का। किसका? कॉटन इंडस्ट्री का। ठीक है, संदीप सविता, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो बताते हैं कि वी केम टू प्रमोट एंड एनहांस यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉटन। मैथ्यू बैड, चेयरमैन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर एसोसिएशन, टोल्ड द हिंदू, यानी कि उन्होंने जो है द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया कि हम यहाँ पे आए हैं किस बात के लिए आए हैं। हम इस बात के लिए आए हैं कि हम जो है ये चाहते हैं कि मतलब हम प्रमोट करें, हम प्रमोट एंड एनहांस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया। ठीक है, वी वांट इंडिया टू बिकम अ कंसिस्टेंट बायर ऑफ आवर कॉटन, यानी हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंट बायर बन जाए। क्या बन जाए? कंसिस्टेंट बायर बन जाए। क्वालिटी ऑफ कॉटन, ऑस्ट्रेलिया हैज नियरली 1200 कॉटन ग्रोवर। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने कॉटन ग्रोवर हैं? लगभग 1200, कितने? 1200 कॉटन ग्रोवर हैं। एंड सप्लाई इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉटन टू इंडिया। चाइना परचेज ओवर 30% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉटन प्रोडक्ट लास्ट ईयर। चाइना ने अकेले ने 30% तो सिर्फ लास्ट ईयर खरीद लिया था। टोटल ऑस्ट्रेलिया का 30% कॉटन जो है वो तो चाइना ने खरीद लिया। हाउएवर दिस वाज लोअर देन इट्स यूजुअल परचेज, ये इसके वैसे यूजुअल परचेज से लोअर था। इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर कॉटन एंड स्पिनर्स इन इंडिया एंड दे हैव हैड गुड एक्सपीरियंस विद ऑस्ट्रेलियन कॉटन, यानी कि उनका ऑस्ट्रेलिया का कॉटन के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। मतलब हमने पहले भी ऑस्ट्रेलिया से कॉटन खरीदा है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बढ़िया हमें कंटेंट मिल जाता है, बढ़िया हमें जो है वहां से कॉटन यानी माल मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले 4-5 लाइन पढ़ के अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप जो है पूरा एक पेज तक भी पढ़ सकते हैं, जहां तक आपको कंटेंट का मेन पार्ट मिल रहा है। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम वो सेंट्रल आइडिया है, या फिर द कंप्लीट ऑफ द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, ऑस्ट्रेलियन ईगरनेस टू मेक अ स्टेबल पोजीशन ऑफ इट्स कॉटन इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट। ये सही है, यानी कि बहुत ज्यादा ईगर हो रहा है। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक होना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो डेलीगेशंस हैं वो जो है बहुत ज्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है। उत्सुक मतलब एक्साइटेड होना, किस बात के लिए? कि अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए, इंडिया के मार्केट में अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा क्या है, तो ललाहित हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, ईगर हो रहा है। ठीक है।
अभी ठीक है? चलो चलो चलो, अरे माइक तो ऑन था, वो बैटरी इसकी। अभी ठीक है? सॉरी माफी चाहूंगा। अभी ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए। आगे बढ़े। देखो हाँ बेटा उसका बैटरी जो है वो डाउन हो गया था। तो बोला जा रहा है क्या, व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट ऑफ कॉटन सो पॉपुलर, किस चीज ने ऑस्ट्रेलिया के उसको पॉपुलर बना दिया भाई, क्या चीज थी जो हमें अच्छी लगी? तो बेटा उसको हम सेटिस्फाइड थे ऑस्ट्रेलिया के कॉटन से, क्योंकि हमारे लास्ट में ये लिखा भी था, लास्ट वाले में हमारा लिखा भी था लास्ट लाइन में कि भाई कॉटन का जो इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया का वो काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑस्ट्रेलियन वैरायटी इज मच चीपर देन इंडियन कॉटन, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो वैरायटी है वो इंडिया की क्वालिटी से चीपर है, सस्ती है क्या? ये दूसरा है ऑस्ट्रेलियन कॉटन इज नॉन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो कॉटन है वो हमें स्ट्रेंथ और क्वालिटी दे रहा है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम सेटिस्फाई हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉटन से, और यहाँ पे तो ऑलरेडी बात आ रही है कि वो स्ट्रेंथ और क्वालिटी देता है। बात तो ठीक है, ये हो सकता है, राइट। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्वड इन द कॉटन इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ बिग रोल, ये भी नहीं था, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए बी ऑप्शन। कहां लिखा है? बी ऑप्शन। हम जो ऑस्ट्रेलिया की कॉटन को लेने के लिए क्यों हम जो है रेडी हो सकते हैं, बिकॉज की उसकी स्ट्रेंथ क्वालिटी अच्छी है, जो कि हमने इससे पहले जो है यूज करके देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। Is there any possibility, ये आपका आंसर था बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ। Is there any possibility of Indian cotton industry getting benefited by Australian cotton industry? If yes, how? अब बोला जा रहा है कि भाई इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के बारे में कि वो बेनिफिटेड में आ सकती है इंडियन ऑस्ट्रेलिया के उससे, कैसे? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो भाई इसके लिए तो हमें एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा और उस एक पेज में कहीं पे भी ये वाली बात तो नहीं है कि भाई इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री जो है वो किस वजह से ऑस्ट्रेलिया से पीछे है, ये वाली बात अभी तक पहले पेज में तो नहीं आई थी। ठीक है, हम बेटा बिल्कुल देख लेंगे पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए हम अभी क्या करेंगे, तो होल्ड करेंगे, अभी हम इसको पॉज करेंगे, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो आसान दिखेगा पहले निपटाएंगे उन्हीं क्वेश्चंस को। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि भाई क्या मेजर रीजन था जिसकी वजह से फेलियर दिखा? तो कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, इनएफिशिएंट लेबर, लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, टेक्निकल एंड मैनेजरियल एजुकेशन। अच्छा देखो यहाँ पे टेक्निकल मैनेजरियल एजुकेशन ज्यादा सटीक लग रहा है, ऑल्दो इंपैक्ट ऑफ अ वॉर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे डी हो सकता है। स्टिल वी हैव नो आईडिया, तो अब ऐसे में क्या करेंगे कि एक बार इसको ऊपर ऊपर से गो थ्रू करेंगे, हमें क्वेश्चन का अंदाजा लग गया कि क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का हमें अंदाजा तो लग गया है। अब पहला जो हमने पेज पढ़ा था, पहले पेज में हमने देखा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कॉटन इंडस्ट्री है वो इंडिया में आ रही है, उसके डेलीगेशन इंडिया में आया और इतने दिन तक इंडिया में रहे, और रहने के बाद वो अपनी बात कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाए। ठीक है, चाइना ने जो है पहले 30% से ज्यादा खरीद लिया था, और उसके बाद जो है हमारा भी एक्सपीरियंस उससे बहुत अच्छा रहा है, गुड एक्सपीरियंस विद ऑस्ट्रेलियन कॉटन लिखा है ना, कि ऑस्ट्रेलिया की कॉटन के साथ हमारा एक्सपीरियंस गुड रहा है, अच्छा रहा है। अकॉर्डिंग टू द हमीश मैकेंट्री, वाइस चेयरमैन ऑफ कॉटन ऑस्ट्रेलिया एंड मेंबर ऑफ द 8 मेंबर डेलीगेशन, यानी कि 8 मेंबरों का जो डेलीगेशन यहाँ इंडिया में आया था, ठीक है, उनमें से एक मेंबर थे, क्या नाम है इनका? तो हमीश नाम है, हमीश, जो कि वहां के कॉटन इंडस्ट्री के मेंबर भी है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। इंडिया यूज्ड टू परचेज 5% to 7% ऑफ कॉटन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर, यानी इंडिया जो है 5 से 7% जो है वो कॉटन जो है वो खुद ही रखता है हर साल ऑस्ट्रेलिया में जो पैदा होता है। इन 2016 इट शॉट अप टू नियरली 23%, यानी कि भाई 2016 में ये शॉट अप हुआ, यानी कि बढ़ा कितना? 23%। दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन प्रोडक्शन इन इंडिया लास्ट ईयर। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स कैन यूज ऑस्ट्रेलियन कॉटन एज अ ब्लेंड टू प्रोड्यूस हाई वैल्यू गारमेंट, यानी कि इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो उसको क्या कर सकता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो कॉटन आ रहा है तो उसको हाई वैल्यू गारमेंट में चेंज कर सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको दामों में बेच सकता है। ठीक है सर, एक बार ब्रिटिश एक्सेंट में रीड कीजिए। अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट में, ठीक है। देखो, according to Hamish McEntry, vice chairman of Cotton Australia and member of the each member delegation, India used to purchase 5% to 7% of cotton produced in Australia every year. In 2016, it shot up to nearly 23%. This was mainly because of the drop in production in India last year. Indian textile mills can use Australian cotton as a blend to produce high-value garments. The area under cotton production was increasing in Australia, he said. K. M. Vishwanathan, vice president of Indian Cotton Federation, said that Australian cotton is known for its quality and strength. However, its produce was limited until last year. India is the largest producer and consumer of the cotton globally, but India's imports are also more to meet the need for the longest staple cotton. Right? तो यहाँ तक हमने देखा, तो यहाँ पे हमको ये देखो यहीं पे मिल गया कि भाई वहाँ की जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, और इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बेहतर है, इसलिए जो है ये हम खरीद रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे आई है जो हमने पीछे पढ़ा कि भाई हम रीजन क्या है उसके पीछे खरीदने का, लेकिन यहाँ कहीं पे भी ये नहीं आया कि इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री के मामले में इंडिया खुद पीछे क्यों था। फॉर इंडियन स्पिनर्स विद फेलियर ऑफ मॉनसून इन मेनी प्लेसेस दिस ईयर वेयर लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज ग्रोन, ऑस्ट्रेलियन कॉटन कैन बी एन ऑप्शन। यानी इंडिया का जो कॉटन है वो जो है इसलिए ग्रो ठीक से नहीं हो पाया बिकॉज मॉनसून का फेलियर देखने को मिला, ठीक तरीके से बरसात जहां होनी थी तो वो बरसात ठीक से नहीं हो पाई, इस वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉटन कैन बी एन ऑप्शन। एट प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन कॉटन एंड इंडियन कॉटन प्राइसेस सीम्स टू बी ऑलमोस्ट एज पर, यानी कि जो है हम ऑस्ट्रेलिया से हम जो वो खरीद रहे हैं वो और खुद का जो बना रहे हैं वो दोनों का प्राइस लगभग सेम पड़ जाता है हमको। द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव मैनेजरियल लीडरशिप। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या कर रही है, फेस कर रही है। इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री क्या है कि उनमें से मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव मैनेजरियल लीडरशिप एंड टेक्निकल नॉलेज एक्सेप्ट द फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, यानी इनके पास ना टेक्निकल नॉलेज है ना मैनेजरियल कैपेसिटी है, ना मैनेज करना आता है ना टेक्नोलॉजी की पता है। तो ये आपका आंसर देखो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो पूछा गया था कि व्हाट मेक्स द ऑस्ट्रेलियन वेरिएंट्स कॉटन सो पॉपुलर, तो यहाँ पे कॉटन ये स्टैंड पे हो गया था क्वेश्चन। अगला ये था, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री गेटिंग बेनिफिटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन कॉटन इंडस्ट्री, तो यहाँ बेनिफिट पे कैसे वो जा सकता है इसकी बात अभी रखते हैं। ठीक है, इसकी बात अभी रखेंगे, बेनिफिट में कैसे जाएगा वो तो बात की बात है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ एक बार इसकी बात करते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम बाय द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्यों ऐसा रहा कि भाई इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो फेलियर रही है बाकियों के मुकाबले। तो कंपटीशन विद अदर कंट्री, ये रीजन है क्या, या इनएफिशिएंट लेबर, ठीक से लेबर पूरा उनको नहीं मिल पाया, इनएफिशिएंट तरीके से उन्होंने काम किया, या लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, यानी कि इंडिया के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी या की बहुत ज्यादा कमी है, लैक है, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल एजुकेशन। ये आपका आंसर आ गया। देखो टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर है और मैनेजरियल यानी कि मैनेज करने के मामले में कमजोर है, इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री डाउन चली गई। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या Ayushi Singh, as we can see here, Ayushi Singh is with us. Sandeep Savita and Ashoka Jungle. Chinnu Babu, very good. Parvez, Sandeep Savita, okay.
Okay, come to the next one. Next question. So answer will be D option. That will be the correct answer of yours. Come to the next one. Here we go. What can be the correct synonym of the given word erode? So what will be the correct synonym of it? Erode. Erode means मृदा अपरदन. You must hear about this word, right? सर मेरी क्लास ग्रामर भी अच्छी नहीं है तो मैं ये क्लास पहले करूँ पिछली पहले देखूं. बेटा देखो अगर आपने बैच अभी हाल ही में ज्वाइन किया है तो मैं तो आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली की क्लासेस देख लो और इसके लिए आप रोज सुबह ट्यूटोरियल पढ़ते रहो. जब यहाँ तक आप पहुंचोगे रिकॉर्डेड देखते देखते तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा. ठीक है चलो हाँ बताओ बेटा. ठीक है देखो तो व्हाट कैन बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इरॉड. इरॉड का मतलब होता है क्या? जॉली. जॉली का मतलब तो होता है हंसमुख. इरॉड का मतलब होता है मृदा अपरदन है ना, यानी कि लगातार खटते चले जाना, खत्म होते चले जाना, उसको इरॉड कहा जाता है. जॉली का मतलब होता है खुश. डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना. फ्रिल का मतलब होता है कमजोर और कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू. झगड़ालू तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बेटा? डिस्ट्रॉय. इरॉड का मतलब होता है कि खत्म करना किसी चीज को. इरॉड कर देना मतलब अपरदन कर देना और डिस्ट्रॉय का मतलब भी काफी सेम ही बन रहा है. जॉली एलएलबी वाला जॉली नहीं है, ये सिर्फ जॉली वर्ड है. इसका मतलब होता है कि थिरक थिरक के नाच मतलब खुश होना. ठीक है जॉली का मतलब हो जाता है खुश होना, जैसे होता है नाचने गाने लग जाते हैं खुशी के मारे. फ्रिल. फ्रिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक होना या बहुत ज्यादा कमजोर होना. ठीक है कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू. क्या होता है बेटा? कैंटेंकरस का मतलब क्या होता है बेटा? तो झगड़ालू. ठीक है कैंटेंकरस झगड़ालू. फ्रिल कमजोर. जॉली खुश. जॉली खुश होना. हाँ इरोजन भी कहते हैं. सॉइल इरोजन वर्ड आपने जरूर सुना होगा. यू मस्ट हर्ड दिस वर्ड सॉइल इरोजन राइट. इसका मतलब मृदा अपरदन. चलिए खुशबू कुशवाहा सर मेरा नाम भी ले लीजिए. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. आगे चलते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ. हाँ इसका सिनोनिम बहुत बढ़िया. क्या बात है देखो. ठीक है गुंजन ने बता दिया है इसका सिनोनिम. देखो फ्रेल का फीबल गॉन्ट हैगार्ड. ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ. ये रहा व्हाट कैन बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलीगेशन. बताइए डेलीगेशन. आप इसको कीजिए एक सेकंड. हाँ बेटा तो डेलीगेशन जो शब्द आ रहा है. थैंक यू रख. चलिए सिया. ये सिया भी आ गया. मेरा भी नाम ले लो सर. चलिए सिया जी देखो. हाँ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो मतलब दूसरे देश के लोग या दूसरे देश के जो ऑफिशियल्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वो कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ट्रीटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को डेलीगेशन कहा जाता है. तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रिप्रेजेंटेटिव. क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव. जो रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, पेश करने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है डेलीगेशन. ये वर्ड ध्यान रखिएगा. ठीक है डेलीगेशन. अच्छा यहाँ पे बाकी की मीनिंग को समझ लेते हैं बेटा. सेगेशियस एक शब्द आ रहा है. सेगेशियस इसका मतलब होता है क्या? बुद्धिमान व्यक्ति. इंटेलिजेंट सेगेशियस. ठीक है हाँ एक होता है सेलुब्रस. वो अलग है. सेलुब्रस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके लिए फायदेमंद हो. ठीक है बिजार इसका मतलब विचित्र अजीब, उसको कहा जाता है बिजार. विचित्र या अजीब. और डेली यानी कि जो चीज जो है कंटिन्यूसली है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अजीब के सेंस में बोल सकते हैं बिल्कुल. आगे चलते हैं. बायास्ड अगला वर्ड है. यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पे बोला गया है एंटोनिम बताओ. क्या पूछा गया बेटा? तो एंटोनिम बताओ. बिजार का तो सॉरी बायास्ड का. बिजार तो पीछे आया था. बायास्ड का. बायास्ड का मतलब होता है पक्षपात करना. जैसे कि मान करके चलिए कि मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट है. अब आप लोगों का ना सिंगिंग कंपटीशन हुआ है या ड्राइंग कंपटीशन हुआ है. अब जो है मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट है. अब मैंने जो है उसको मैंने भले उसने कैसा भी पेंट किया बट मैं कहता हूं कि हां भाई इसका पेंटिंग सबसे अच्छा है. तो मैं वहां पे उसको उसके लिए क्या हो रहा हूं? बायास्ड हो रहा हूं. क्या हो रहा हूं बेटा? तो बायास्ड हो रहा हूं. तो उसी को कहा जाता है पक्षपात. अच्छा इसका उल्टा कहें तो क्या कहला जाएगा? पक्षपात का उल्टा क्या कहेंगे? तो निष्पक्ष. पक्षपात का उल्टा क्या हो जाएगा? तो निष्पक्ष होना. तो फेवरेटिज्म तो मतलब पक्षपाती हो गया एक तरीके से. जो फेवरेट है उसको आगे बढ़ाया जाए. लीनिंग का मतलब होता है झुकाव होना. नहीं 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 जांगड़ी जी ये नहीं होगा इसका आंसर. लीन का मतलब झुकना. तो झुकाव होना किसी की तरफ पक्षी लेना यही हो गया. ये सिनोनिम हो गया. टिल्ट का मतलब भी झुकना होता है. आंसर हो जाएगा जस्टिस. जस्टिस का मतलब होता है कि निष्पक्ष होकर के कोई चीज करना या कोई फैसला लेना, कोई काम को खत्म करना, निष्पक्ष होना. तो जस्टिस वही होगा. अनबायस्ड भी कह सकते हो, जस्टिस भी कह सकते हो, दोनों ही ठीक होगा आपका. अनबायस्ड भी कहना ठीक मानोगे और जस्टिस भी ठीक मानोगे. ठीक है चलो आगे चले नेक्स्ट पे आ जाए. तो ये देख सकते हैं आपका आंसर आ गया जस्टिस. ठीक है जस्टिस लीग. चलो सिया निष्ठा डन. आगे चले नेक्स्ट पे आ जाओ. अगला है इमर्ज. EMERGE इमर्ज. EMERGE इमर्ज. ठीक है अब जरा देखते हैं यहाँ पे. इमर्ज का मतलब अभी मैंने पीछे बताया था किसी के साथ जो है कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना. हाइड डाउन वेल फ्लेयर. अब हाइड का मतलब छुपना होता है. हाइड का मतलब क्या होता है? कहीं पे जाकर के दुबक जाना, छुप जाना. जैसे बचपन में छुपा छुपी खेलते थे ना आप लोग. अच्छा डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन वो वाला नहीं है DON, ये है DAWN डॉन. इसका मतलब होता है सूरज की पहली किरण. एक होता है डॉन, एक होता है डस्क. तो डस्क का मतलब सूरज की आखिरी किरण और एक होता है डॉन यानी सूरज की पहली किरण. अगला है वेल. वेल का मतलब होता है बेटा किसी चीज को क्या करना? ढक देना. किसी चीज को क्या करना? पर्दे से ढक देना. घूंघट के लिए भी वेल यूज किया जाता है. ठीक है फ्रिल का मतलब कमजोर. तो भैया यहाँ पे तो इसका ऐसा जो सिनोनिम है सिनोनिम बोला ना. इमर्ज का मतलब क्या था बेटा? इमर्ज का मतलब कि किसी के साथ मर्ज या प्रकट होना कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपका जो है सिनोनिम था ना. तो वेल का मतलब होता है छुपाना. फ्रेल का मतलब कमजोर. हाइड का मतलब होता है छुपाना. तो ये छुपाना छुपाना तो सेम ही हो गया. ये दोनों तो सेम हो गया. तो ये तो आंसर होगा नहीं. हमें तो सिनोनिम बोला गया है. ठीक है इसका मतलब होता है प्रकट करना. इमर्ज का मतलब होता है सामने लाना, प्रकट करना. ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर फिर डॉन ही हो जाएगा. प्रकट करना यानी कि कोई चीज उगना, छुपना. वेल का मतलब छुपाना होता है बाबू. वेल घूंघट की आड़ में सुना है ना आपने. हाँ ट्रक. चलो आगे चले नेक्स्ट पे आ जाओ. अब आते हैं इसके थर्ड नंबर पे. अब एक बार जो है ना सारे बच्चे इसको रीड करेंगे. मैं स्क्रीन से थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं. आप लोगों को मैं पूरे 1-1.5 मिनट का टाइम दूंगा. आप लोग इसको अच्छे से रीड करो फिर मैं बताऊंगा. ठीक है चलो पढ़ना शुरू करो. नन ऑफ दीज. चलिए निष्ठा नन ऑफ दीज बता रहे हैं आप. कोई बात नहीं आगे बढ़ो. पढ़ लिया. ठीक है
क्या है, बढ़िया, शाबाश। देखो ये गुनगुन तो गाना ही शुरू कर दी। अच्छा नाम है गुनगुन, सही है बेटा, गाओ गाओ। देखिए हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है ये स्टोरी। अमित एंड प्रिया हैड बीन मैरिड फॉर 10 years एंड लिव्ड इन एन अपार्टमेंट जॉइंटली ऑन्ड बाय बोथ। यानी कि अमित और प्रिया नाम से जो है दो पर्सन है जिनको बर्बाद हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उनको मैरिड हुए 10 साल हो चुके हैं, एंड लिव्ड इन एन अपार्टमेंट जॉइंटली, और वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऑन किया है, यानी कि दोनों ने मिलकर उसको परचेज खरीदा है। अमित अ बिजनेसमैन हैड इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ इट्स अर्निंग इन रियल एस्टेट। अमित जो कि एक बिजनेसमैन है जो कि अपना मैक्सिमम अर्निंग रियल एस्टेट में लगाता है, जबकि while प्रिया अ टीचर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस एंड मैनेज सेविंग फॉर देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। और जो प्रिया है वो क्या है, एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है जो कि मतलब पैसे बचाती है और वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, आगे उसके करियर के लिए पैसे सेविंग कर रही है। ओवर द इयर्स डिस्प्यूट अरोज, अरोज का मतलब क्या होता है, बार बार उठना, अराइज का ही बना है वर्ब की सेकंड फॉर्म अरोज, ठीक है। तो अरोज बिटवीन देम ड्यू टू फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट, फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट की वजह से दोनों के बीच में होता रहता है बहसबाजी, ठीक है, जैसे कि होता है ना फाइनेंशियल, दोनों जो है आपस में डिस्कस करते होंगे कि हमको कितने पैसे बचाने हैं आगे के फ्यूचर के लिए, या कितने खर्च करने चाहिए, हमें कहां पैसा लगाना है कहां नहीं लगाना है, ठीक है। तो वो जो है अपनी वाइफ से ज्ञान ले रहा होगा, पूछ रहा होगा, कहते हैं ना कि देखो फ्री की चाय बीबी की राय गरीब की है, ऊपर की है कभी नहीं लेनी चाहिए, और वो जो है राय ले रहा था, तो इस वजह से डिस्प्यूट वहां पे हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ। तो प्रिया फेल्ट दैट अमित वाज मेकिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स विदाउट कंसल्टिंग हर। खैर अपार्ट फ्रॉम द जोक, देखो बात क्या है कि प्रिया जो है वो ये सोचती है कि भाई अमित जो है वो बेवजह का रिस्क लेता है, इतने पैसे इन्वेस्ट करके, इतने पैसे वो इन्वेस्ट कर देता है, मतलब एक तरीके से जुआ खेल जाता है। वेल अमित बिलीव्ड दैट एज द प्राइमरी अर्नर ही हैड द राइट टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन, जबकि अमित को लगता है कि मैं प्राइमरी अर्नर हूं, मतलब मैं ही मेन हूं अर्न करने वाला, तो भाई मैं अपने डिसीजन खुद से ले सकता हूं। शाबाश बेटे, आगे। देयर आर्गुमेंट्स एस्केलेटेड व्हेन अमित डिसाइडेड टू सेल देयर अपार्टमेंट विदाउट प्रियास कंसेंट। लेकिन ये आर्गुमेंट और एक्सकेलेट हो जाता है, एक्सकेलेट का मतलब हो जाता है बढ़ जाना, क्या एक्सकेलेट का मतलब हो जाता है बढ़ जाना, ठीक है। तो उनका आर्गुमेंट और बढ़ जाता है व्हेन अमित डिसीजन टू सेल देयर अपार्टमेंट विदाउट प्रियास कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, उसकी अप्रूवल, मर्जी, ठीक है। तो भाई वो उसकी मर्जी के बिना ही अपार्टमेंट को सोचता है कि मैं सेल वगैरह करके मैं दूसरे अपार्टमेंट की तरफ कुछ करूं, ठीक है, यानी कि वो उससे नहीं पूछना चाहता है कि तू कौन है। प्रिया अनविलिंगली टू लूज हर शेयर एंड ऑफ द प्रॉपर्टी अप्रोच्ड अ लॉयर एंड फाइल्ड अ लीगल क्लेम। अब उसने कहा कि ठीक है इसी बात है, रुक जा तू। अब वो लीगल क्लेम डाल देती है लॉयर के पास जाकर के कि भाई इसमें ऑनरशिप तो मेरा नाम भी है, तो भाई मेरे से पूछे बिना कैसे बेच सकता है, स्टेटिंग दैट शी हैड इक्वल ऑनरशिप, क्योंकि उसके पास तो इक्वल ऑनरशिप था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो हमेशा जो है, देखो हमेशा इक्वल ही मान के चलना चाहिए, एक लड़का और लड़की हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग और सॉरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दोनों इक्वल हैं हमेशा, ठीक है, किसी भी चीज में ना वो छोटा ना वो बड़ा, ना वो बड़ा ना वो छोटा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा इक्वल में ही दोनों को रहना चाहिए, ठीक है। द कोर्ट्स रिव्यूड द डॉक्यूमेंट्स एंड फाउंड दैट बोथ नेम्स, मतलब फाइनेंशियल मामले में मैं कह रहा हूं, फाइनेंस के मामले में जो भी फाइनेंस वगैरह संभाला जाता है ना, तो उन सब मामलों में जो है उसको हमेशा इक्वल रहना चाहिए। द कोर्ट रिव्यूड द डॉक्यूमेंट्स एंड फाउंड दैट बोथ नेम वर ऑन द प्रॉपर्टी डीड। और कोर्ट ने जो है रिव्यू किया और ये पाया कि भाई प्रॉपर्टी डीड में दोनों के नाम है, ठीक है, एज पर द लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार अमित कुड नॉट सेल द अपार्टमेंट विदाउट प्रियास परमिशन, उसके परमिशन के बिना तो बेच नहीं सकता है। इवेंचुअली आफ्टर मीडिएशन, मीडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता के द्वारा, द कपल अग्रीड टू ईदर सेल द प्रॉपर्टी एंड शेयर द प्रोसीड्स इक्वली फॉर वन ऑफ देम टू बाय द अदर शेयर। अब उन्होंने सोचा कि चलो हम एक साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं और कोई एक पर्सन जो है वो प्रॉपर क्या ले लेगा, उसका पूरा शेयर ले लेगा, ठीक है, प्रॉपर शेयर वो ले लेगा। थ्रू लीगल इंटरवेंशन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड एमिकलेबली इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज रिसीव देयर राइटफुल शेयर व्हाइल मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने गुनगुन, ठीक है, आगे चले। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन अमित एंड प्रिया। अमित और प्रिया का जो डिस्प्यूट था उसका मेन कॉज क्या था कि प्रिया वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, प्रिया जो है एक नया घर खरीदना चाह रही थी क्या, या अमित वांटेड टू सेल द अपार्टमेंट विदाउट प्रिया कंसेंट, वो प्रिया के कंसेंट के बिना ही वो चाहता था कि मैं इस अपार्टमेंट को बेच दूं, यही तो था डिस्प्यूट का कारण। और उसका कहना यह था कि भाई नाम तो मेरा भी है, तो भाई तुम कैसे बेच सकते हो, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, भाई उसको तो उसके साथ पूछना चाहिए था ना, भाई उसकी वो वाइफ है। देखो हाँ, एक अच्छा हस्बैंड वही होता है जो कुछ भी अगर काम करे, कुछ भी मतलब इवन सांस भी लेना तो अपनी वाइफ से वो पूछे जरूर, ज्यादा हो गया तो सांस की बात, तो मतलब कुछ भी अगर वो फैसला लेता है तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि भाई ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, या मेरे को जो है ये मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, या मुझे जो है ये वर्क करना है, या मुझे ये चीज परचेज करनी है, ये चीज मुझे जो है पसंद है, ये चीज मुझे खरीदनी है, तो हर चीज उसको पूछनी चाहिए अपनी वाइफ से ठीक है। चलो, तो अमित वांटेड टू सेल द अपार्टमेंट विदाउट प्रियास कंसेंट, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो बी ये रहा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड प्रिया ऑब्जेक्ट टू अमित डिसीजन, तो भाई क्यों वो उसको उसके डिसीजन से एग्री नहीं थी, क्यों भाई, हाँ, तो शी डिड नॉट ट्रस्ट अमित बिजनेस स्किल, वो उसके बिजनेस के स्किल्स को पे वो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती थी, या फिर शी फेल्ट दैट अमित मेड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स विदाउट कंसल्टिंग हर, तो वो जो है शी फेल्ट अमित मेड रिस्की इन्वेस्टमेंट, उसको लगता था वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिना उससे पूछे ही वो मतलब पैसा डुबा सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये स्टार्टिंग में लिखा भी था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ठीक है गुंजन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला है आपके सामने, व्हाट वाज द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। फाइनल रेजोल्यूशन क्या है, फाइनल कंक्लूजन कि अमित सोल्ड द अपार्टमेंट विदाउट प्रिया कंसेंट, क्या उसने ऐसे बेच दिया, नहीं सर। प्रिया गॉट फुल ओनरशिप, या क्या उसने पूरी ओनरशिप ले ली। द कोर्ट ऑर्डर अमित टू गिव प्रिया सेपरेट हाउस, क्या अलग से घर दे दो, नहीं। दे एग्री टू ईदर सेल द प्रॉपर्टी एंड शेयर द प्रोसीड फॉर बाय ईच अदर शेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने सोचा कि या तो एक साथ बेच करके जो है इसके शेयर को एक साथ बांट लेंगे, या एक दूसरे में से किसी का भी प्रॉपर खरीद लेंगे शेयर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा आयुषी आपने, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आपके सामने आता है, why did एंजल प्रिया फाइल अ लीगल क्लेम। अब उसने लीगल क्लेम क्यों उसने फाइल किया था, तो शी वांटेड टू डाइवोर्स अमित, वो उसको ऐसा करना चाहती थी, ठीक है, वो उसकी खुशी चाहती थी। दूसरा, शी वांटेड टू रिमूव अमित्स नेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उसमें से उसका नाम हटाना चाहती थी। शी वांटेड टू क्लेम हर राइटफुल शेयर इन द प्रॉपर्टी, या शी वांटेड टू गिव द प्रॉपर्टी टू देयर चाइल्ड, ही वांटेड टू स्टॉप फ्रॉम बाइंग अनदर हाउस, ठीक है। तो वो उसको लीगल एक्शन क्यों, क्योंकि भाई उसको ये था कि भाई मेरे से पूछे बिना किया उसने और उसने क्लेम कर दिया, तो शी वांटेड टू क्लेम हर राइटफुल शेयर इन द प्रॉपर्टी। सही बात है कि उस पे उसका खुद का क्या था, शेयर था ना, उसके भी तो पैसे लगे हुए थे, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
बिल्कुल देखो, हमेशा याद रखो एक मतलब हस्बैंड वाइफ जो होता है ना, तो उनका उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है। और हमेशा एक हस्बैंड को एक चीज समझनी चाहिए कि भाई उसको उसको बराबरी का अधिकार देना जरूरी है अपनी वाइफ को। ठीक है, अगर जैसे मान करके चलिए कि अभी हस्बैंड कमा रहा है, ठीक है, अर्न कर रहा है, वाइफ नहीं अर्न कर रही है, तो इसको कोई बात नहीं, वो कोशिश कर रही है, वो आगे कर सकती है। लेकिन उसको कभी ऐसे नहीं कि भाई तुम तो बोझ हो मेरे ऊपर या तुम तो परेशान कर, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, वो जिम्मेदारी है, लड़की कभी भी बोझ नहीं होती है, लड़कियां जिम्मेदारी होती हैं। ठीक है, और ऊपर वाला भी जिम्मेदारी उसी को देता है जिसके अंदर उसको मतलब निभाने की शक्ति होती है। ठीक है, ये चीज तो है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट लीगल प्रिंसिपल डिड द कोर्ट रिलाई, रिलाई मतलब क्या बेटा, तो इसके ऊपर रिलाई करना है, डिपेंडेंट होना। तो व्हाट लीगल प्रिंसिपल डिड द कोर्ट रिलाई ऑन द सेटल ऑफ द डिस्प्यूट, क्या था उसका फाइनल, वो बताओ, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, अपने आप से ट्राई करो। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो सही जवाब, बहुत बढ़िया गुनगुन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चुन्नू बाबू, गुंजन, गुनगुन, अशोक, जहांगीर, उसके बाद आयुषी सिंह, ठीक है, सिया, निशु पंडित। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, बोथ ऑनर मस्ट एग्री बिफोर सेलिंग अ जॉइंट ऑन प्रॉपर्टी। यानी कि उनका कंसर्न ये था कि भाई लीगल तो यही कहता है मामला कि भाई दोनों को एक साथ एग्री होना चाहिए इसमें। ठीक है, दोनों को एग्री एक साथ होना चाहिए, तभी उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो अगला वाला आ रहा है, उसके लिए पहले मैंने कुछ वोकैब दे दी, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने वोकैबुलरी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या क्या है। पहला है आपका जगलिंग, जगलिंग का मतलब होता है कि हैरान कर देने वाली कोई चीज या जादू वगैरह हो जाना। मोनेटाइजेशन तो आप जानते हैं बेटा, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या, नोटबंदी। और मोनेटाइजेशन का मतलब है पैसे को पैदा करना, दोबारा से पैसे बनाना। पेटेंट का मतलब बहाना करना। ले ऑफ का मतलब छटनी। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है हतोत्साहित करना, यानी कि एक तरीके से किसी को डिमोरलाइज कर देना। टेंजिबल का मतलब होता है रियलिटी का। जुरिडिक्शन का मतलब होता है न्याय की सीमा। और वर्चस्व का मतलब होता है धार्मिक। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने आता है ये वाला पैराग्राफ, एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, तेजी से रीड कर लो एक बार। ये किस चीज के ऊपर है बाबू, ये आपका डेटा फाइनेंस उससे ही रिलेटेड है। चलिए हो गया। देखिए देखो, नॉट ऑल स्टेक सेल्स आर द सेम। फॉर एग्जांपल द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स शेयर होल्डिंग ऑफ 53.29% इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहां से एक बात समझ में आई कि ये बात हो रही है किससे रिलेटेड, तो फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात है, यानी कि भारत देश जो है वो किस इंडस्ट्री का शेयर लेके रखा है उसको बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है देखो, नॉट ऑल स्टेक सेल्स आर द सेम, जितने भी स्टेक होते हैं वो सारे सेम नहीं होते हैं, सबका प्राइस अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक अफेयर है वो ये चीज अप्रूव करता है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ 53.29% इन भारत पेट्रोलियम which means transfer of managerial control of the strategic buyer. By contrast, government 74.23% of THCGIL, यानी कि देखो उसमें ये चीज दिखाई दे रही है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लेवल पे क्या है बाबू, तो शेयर होल्डिंग पे उनकी पकड़ है। ठीक है, किसी पे उनका जो है शेयर होल्डिंग कितना है, तो 53.29% है बीपीसीएल। ठीक है, तो अब आपके पेपर में अगर ऐसा आ गया ना, तो आपको क्या करना है, पेन पेपर तो आपको मिलेगा अलग से, तो वहां पे आपको मेंशन करना है कि 53.29% था बीपीसीएल का। ठीक है, बीपीसीएल, और उसके बाद 74.23% किसका है बेटा, THDCIL, इसका है कितना, इतना है। और उसके बाद which managerial control will be the transfer to the state on power produce NTPC limited, which means government is merely juggling its asset to meet its fiscal target। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो है ये अपने फिजिकल टारगेट्स के बहुत ही ज्यादा ये मतलब आसपास भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग को खरीदने की बात दिख रही थी। तो एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे एक बात लिखी है, नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ अराउंड 50 पीएसयूज दैट शुड बी पुट ऑन द ब्लॉक। नीति आयोग ने 50 पीएसयू का मतलब आप जानते हैं बेटा क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसको पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जरूर से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज। अच्छा, पैसेज के हिसाब से कौन सा है जो ओमेगा ट्रू है, तो ट्रू कौन सा है, एनटीपीसी कोड बिजनेस जनरेशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टेट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बात तो ठीक है, बात तो सही है। अगला, नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 50 पीएसयू, बात सही है, 50 पीएसयू की लिस्ट बनाई थी, किस काम के लिए, टू मेक देम फाइनेंशियली वेल, नहीं ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग रेगुलर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, रेगुलर अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 50 जो पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो उनको काफी सारे ऐसे यूनिट थे जिसको या तो मर्ज या बंद करने की बात रखी थी उस समय में। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे पीएसयू थे जिसको वेल नहीं किया जा रहा था, उसको या तो प्राइवेटाइज्ड या फिर उसको जो है खत्म करने की बात थी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल वेल की बात हो रही है, वो तो हो नहीं सकता, तो सेकंड नंबर तो गलत है आपका, क्योंकि हमें बोला गया ना ट्रू ढूंढना है, तो सेकंड गलत है, यहाँ सेकंड लिखा है बस, और यहाँ भी सेकंड लिखा है, गलत है। यहाँ द मोदी गवर्नमेंट हैज लोअर्ड कॉर्पोरेट टैक्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है इन्होंने लो कॉर्पोरेट टैक्स, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लो कॉर्पोरेट टैक्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर कॉर्पोरेट टैक्स को लो करेंगे, यहाँ से समझना, अगर कॉर्पोरेट टैक्स को लो करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, जैसे मान करके चलिए कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करूं जहां पे मेरे को टैक्स में रिबेट मिले, जहां पे मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिखे, प्रॉफिट दिखे, वहीं पे आप तो करोगे ना इन्वेस्टमेंट। तो वही तो बात थी, तो 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ गया था बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लो एक बार इसको रीड करके देखना बेटा।
हेलो 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 हेलो, सॉरी बेटा, माफी चाहूंगा। ठीक है, हाँ इस बार मैंने गलती से ऑफ रख दिया था माइक। फिर से सुनो, देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ इस वाली लाइन को, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा बेटा, मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए, वॉइस मेरी साइड से ऑफ रह गया था। देखो लिखा है व्हाट डज द ऑथर वांट टू से विद द लाइन। ऑथर जो है इस लाइन के द्वारा क्या बताना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है कि नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ अराउंड 50 पीएसयूज दैट शुड बी पुट ऑन ब्लॉक। यानी कि ये जो उसमें लाइन लिखी है कि नीति आयोग जो है उसने 50 पीएसयू की लिस्ट जारी करी है जो कि इसको क्या करेगा, ब्लॉक पे रखेगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है ये कि गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड द लिस्ट टू मेक सम इंप्रूवमेंट इन देम। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको इंप्रूव करने के लिए उसको लिस्ट बना रही है कि जितने भी पीएसयू है इसको क्या किया जाएगा, तो लिस्ट बनाई जाएगी इसकी, मतलब इंप्रूव किया जाएगा। तो इंप्रूवमेंट के लिए नहीं उसको रखा गया था, इंप्रूव के लिए उसको नहीं मतलब किया गया। अच्छा दूसरा है यहाँ पे वन कर जाएगा आपका, ऑल द अबव भी कर जाएगा क्योंकि वन तो गलत है आपका। टू ऑफर देम फॉर सेल, यानी कि उनको सेल करने के लिए रखा, यानी कि जो है उसको बेचा जाएगा। जितने भी पीएसयूज हैं तो वो क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उसको बेचने की बात हो रही थी। बात तो सही है, टू डू बिजनेस विद देम, उनके साथ बिजनेस करेगी। भाई पीएसयू तो गवर्नमेंट की ही है ना, तो वो बिजनेस क्यों करेगी। तो आपका 3 भी कर जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, क्या आंसर हो जाएगा, ये ओनली 2। क्या हो जाएगा, ओनली 2। ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रक। चलिए आगे चले, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अगला है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इसमें क्या हम इस पैसेज से बात निकाल सकते हैं। तो द मूव ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द बिजनेस फॉर्म प्रॉम्प्टली, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, द ऑल फैक्टर मार्केट्स आर क्राइंग आउट ऑफ द लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो आपके पास बात आ रही है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 कहां नहीं लिखा, एक बार वो देख लो। 2 तो बिल्कुल सही लिखा है ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 यहाँ नहीं लिखा तो इसको काट दिया। 2 आपका यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा है। अच्छा यहाँ पे लेकिन 1 वाला जो है वो और 3 वाला जो है, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो लिखा है ऑल द फैक्टर मार्केट आर क्राइंग आउट ऑफ द लिबरलाइजेशन। यहाँ पे देखो 3 नहीं, अरे कहां गया, यहाँ पे देखो बेटा आपका 3 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी काट देंगे। ये यहाँ पे भी आपका 3 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि लिबरलाइजेशन की बात थी। 3 यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ 1 नहीं लिखा, 3 लिखा है लेकिन 1 नहीं लिखा, और 1 तो होना था। तो आपका 1, 2 और 3, क्योंकि 2 का कंफर्म नहीं है ना, लेकिन 1 और 3 तो कंफर्म था, तो इसलिए आपका आंसर ये आ जाएगा। व्हाई हैज द मोदी गवर्नमेंट लोअर द कॉर्पोरेट टैक्स। भाई क्यों कॉर्पोरेट टैक्स को जो है लो क्यों किया जाता है, क्यों कम किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या किया जा सके, तो उनको जो है अट्रैक्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उनको अट्रैक्ट करे, मतलब अपनी साइड उनको खींचे। तो टू प्रमोट बिजनेस फर्म इन इंडिया, यानी कि बिजनेस फर्म्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, सही बात है। टू इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम टू लेवल द एक्सपेंडिचर, टू इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम टू लेवल द एक्सपेंडिचर टू बाय द शेयर इन डिफरेंट ऑयल रिफाइनरी। तो प्रमोट की तो बात होगी पक्का। अब यहाँ पे आपके पास 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, इन तीनों में 1 1 लिखा हुआ है। अच्छा अब 2 और 3 में एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 2 और 3 में टू इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम टू लेवल द एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाना चाहती है ताकि लेवल कर सके एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो अब देखो गवर्नमेंट अगर अपने इनकम को इंक्रीज करती है तो वो अपने एक्सपेंडिचर को लेवल करने का मतलब इक्वल पे ले आना, बोथ पे ले आना। ठीक है, यहाँ पे टू बाय द शेयर इन डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, 3 तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, या तो आपका 1 और 2 है और या तो अकेला 1 है। अब यहाँ पे 2 है कि नहीं उसके लिए तो एक बार हमको गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो है इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इसके लिए जो है एक बार हमको देखना होगा पीछे चल करके। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन नंबर डाल करके ऐसे एरो अप या एरो डाउन करके आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई जो आपको रीड कराने पर मजबूर करते हैं कि भाई आपको जो है आगे पीछे चल करके इसको प्रॉपर रीड करना ही होगा, तभी आपको आगे का कंटेंट समझ आएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस द ब्लैंक 1। तो यहाँ पे 1 को ब्लैंक को रिप्लेस करना है। अभी थोड़ा सा समय कम बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा अपने आप से आप लोग एक बार घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसके आगे का जो सेट होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये बताओ कि अभी वाली क्लास में जो मैंने चीज आपको बताई, पढ़ाई सिखाई समझाई बुझाई है, तो यहाँ पे आप लोगों को ठीक से चीजें क्लियर हो गई है। चलिए अपने आप से जो प्रैक्टिस मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के रूप में, अपने आप से इसको एक बार जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात की देखो इंग्लिश का जो आपका सेक्टर है ना, अभी आपका दूर है। ये अभी आप जिस भी आरआरबी का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो पहले आप लोगों का प्री होगा जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड में आपका प्री एग्जाम होगा और मेंस होगा अगस्त सितंबर में। ठीक है, मेंस कब होगा, सितंबर में। तो सितंबर में आपको इंग्लिश का काम पड़ेगा। ठीक है, सितंबर में जाकर के आपको इस सब्जेक्ट का काम पड़ेगा। तो अभी आपका चल रहा है मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, अगस्त, यानी कि अभी आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए 4 महीना पूरा है। तो अगर अभी भी आप एडिटोरियल नहीं ले रहे हैं ना, तो अभी से लेना शुरू कर दो। इस वाले एग्जाम में 3-4 महीने पूरे बचे हुए हैं, आपका बहुत फायदा हो सकता है अभी। ठीक है, देर नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं बार बार आपको कहता हूं, क्या कहता हूं कि भाई एडिटोरियल की क्लासेस जरूर लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आयुषी कह रही है सर मेरे फोन में वायरस आ गया है। बहुत बढ़िया आयुषी, फोन में वायरस आ गया है, शाबाश। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।